नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण बंसल आज पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 11वीं का अध्याय 3। हमने पिछले सत्र में पढ़ा लेन देनों के अभिलेखन के कुछ नियमों के बारे में, जिसको मैं दोहराना चाहूंगा। खाते मुख्यतः 5 तरीके के होते हैं: परिसंपत्तियां और खर्चे, जिसको हम व्यय भी कहते हैं। परिसंपत्तियों को अंग्रेजी में एसेट कहते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों ही डेबिट साइड से बढ़ा करते हैं, जिसको हम नाम भी कहते हैं, और क्रेडिट साइड से घटते हैं, अर्थात जमा से। और बाकी के जो 3 खाते हैं उनके नाम हैं पूंजी, देयताएं और लाभ। यह इस तरीके के खाते हैं जो क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड से मतलब जमा, और डेबिट साइड से घटते हैं। तो इन नियमों के आधार पर हमने रोज नामचा की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उसमें एंट्रीज कैसे होती थी यह सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं तरह की कुछ प्रविष्टियों को सीखेंगे, और उससे अगला कदम है खाते बनाने का, और वह इस सत्र में हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। मेसर्स मलिका फैशन के निम्नलिखित सौदों की प्रविष्टि रोज नामचे में लिखें तथा उन्हें खाते बही में खतौनी करें। देखिए, रोज नामचे में प्रविष्टि करना हमने पिछले सत्र में सीख लिया था। अब इन सभी प्रविष्टियों को हमें बही खातों में पहुंचाना होता है। बही खातों से क्या मतलब है? बही खाते कुछ ऐसी किताबों का नाम है जिसमें हम हर एक नाम को, नाम अर्थात रोकड़, राम, श्याम, पूंजी, इन सभी को एक अलग तरीके से एक अलग जगह पे लिख देंगे, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि रोकड़ में शेष कितना है, राम से पैसे लेने हैं या देने हैं, और लेने हैं तो कितने, देने हैं तो कितने। क्योंकि रोज नामचा में प्रविष्टि करने के बाद यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो सकता कि हमें किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं, कितना स्टॉक हमारे पास बच गया है, कितना रोकड़ हमारे पास बच गया है, कितना हम पे ऋण है, कितना हमने किसी व्यक्ति विशेष से लेना है या देना है। तो बही खाता इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बही खाते से पहले हमको रोज नामचा जरूर बनाना होगा। तो चलिए इस उदाहरण के रास्ते से हम यह दोनों चीजें सीखते हैं। जैसे कि 5 जून को नगद धनराशि से व्यवसाय का आरंभ हुआ 2 लाख रुपए। अब अपने नियमों को अगर हम दोहराएं तो नगद आया, कैश आया। कैश क्योंकि परिसंपत्ति है तो एसेट बढ़ता डेबिट से है, तो कैश अकाउंट या रोकड़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि व्यवसाय के स्वामी ने अपनी तरफ से यह पूंजी लगाई है तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा। कैसे प्रविष्टि करी जाएगी? रोकड़ खाता नाम, कैश अकाउंट डेबिट, पूंजी खाते से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2 लाख रुपए। मैं आपको पहले ही बता दूं, अब हम इन प्रविष्टियों को खातों में भेजने वाले हैं, और रोज नामचे से बही खातों में भेजने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं, और अंग्रेजी में पोस्टिंग। आप जब जर्नल से, रोज नामचे से लेजर में इन एंट्रीज को, इन प्रविष्टियों को भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं, और अंग्रेजी में पोस्टिंग। अब आप देखेंगे जब हम रोज नामचा की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे तो हम इन सभी प्रविष्टियों को एक एक करके अलग अलग बही खातों में भेज देंगे, ताकि हमें अंत में यह पता लग जाए कि हमारे पास कैश कितना बचा है, बैंक में कितना पैसा है, राम से कितने पैसे लेने हैं, श्याम को कितने पैसे देने हैं, इत्यादि। तो चलिए दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। दूसरी घटना 8 जून को सिंडिकेट बैंक में खाता खोला 80,000 रुपए से। देखिए, खाता खोलने के लिए आपके पास से कैश को तो घटना ही होगा, परंतु जब आपका कैश घटेगा तो बैंक में पैसा आता है, और बैंक भी एक परिसंपत्ति ही है। बैंक एक परिसंपत्ति है जो बढ़ रही है, तो बैंक बढ़ा
परिसंपत्ति बढ़ी, एसेट बढ़ा, एसेट का बढ़ना अर्थात एसेट का डेबिट होना, बैंक अकाउंट डेबिट होना, क्योंकि रोकड़ जिसको आप कैश भी कहते हैं घट चुका है, परिसंपत्ति घट चुकी है, वह क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रविष्टि कैसे आएगी देखिएगा। क्योंकि बैंक में पैसा आया तो बैंक खाता नाम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश गया तो कैश क्रेडिट, रोकड़ खाते से। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ा जाए। 12 जून को गुलमोहर भुगतान चेक से फैशन हाउस से उधार पर माल खरीदा। आपने माल खरीदा, किससे खरीदा? गुलमोहर। चलिए देखते हैं, जानिएगा। हमने गुलमोहर नामक किसी फर्म से सामान खरीदा और सामान खरीदने को हम क्रय कहते हैं। इसकी चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी। सामान खरीदना, क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता नाम, और क्योंकि यह सामान हमने गुलमोहर फैशन हाउस से खरीदा है तो गुलमोहर फैशन हाउस क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि गुलमोहर फैशन अब हमारे लिए एक देनदारी है, एक देता है, और सभी लायबिलिटीज अर्थात देयताएं क्रेडिट साइड से ही बढ़ती हैं। अब हम चलते हैं अगली घटना पे। कार्यालय मशीन का क्रय भुगतान चेक से किया। आपने अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान आपने चेक से कर दिया। जब आप मशीन खरीदते हैं मतलब आप एक परिसंपत्ति खरीदते हैं, और परिसंपत्तियां डेबिट से बढ़ती हैं। मशीन खाता डेबिट होना चाहिए, और क्योंकि भुगतान हो चुका है और चेक से हुआ है मतलब बैंक से हुआ है। बैंक भी एक परिसंपत्ति है जो यहां घट रही है, और हर परिसंपत्ति जब जब घटी है तब तब क्रेडिट हुई है। यह ज्ञान तो हम कई प्रविष्टियों में पहले ही ले चुके हैं। तो यहां पे क्या एंट्री बननी चाहिए? कार्यालय मशीन खाता डेबिट नाम और बैंक खाता क्रेडिट। बैंक खाता कम होने के कारण क्रेडिट हो जाता है। चलिए अगली प्रविष्टि पे। चेक से किराए का भुगतान किया 18 जून को 5,000 रुपए। देखिए, आप जब किराया दे रहे हैं तो किराया आपके लिए एक खर्चा है, व्यय, और सभी व्यय डेबिट ही होंगे। नाम तो किराया एक खर्चा होने के कारण डेबिट, और क्योंकि भुगतान हो चुका है वो भी चेक से तो बैंक क्रेडिट। अगर यहां चेक शब्द ना लिखा होता तो हम यह मान के चलते कि यह भुगतान कैश से हुआ, रोकड़ खाता क्रेडिट कर दिया जाता, रोकड़ खाते को क्रेडिट कर दिया जाता। अब अगली प्रविष्टि है, मोहित ब्रदर्स को उधार माल बेचा। आपने जब किसी को भी सामान बेचा तो वह विक्रय है, सेल्स अकाउंट जिसको हम विक्रय कहते हैं, और सामान बेचा मोहित ब्रदर्स को। यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है मोहन ब्रदर्स को उधार माल बेचा। जब आपने मोहन ब्रदर्स को उधार माल बेचा तो आपने मोहन ब्रदर्स से पैसा लेना है। मोहन ब्रदर्स आपके लिए एक लेनदारी है, और सभी लेनदारियां हमारी परिसंपत्तियां होती हैं, और सभी परिसंपत्तियां बढ़ती कैसे हैं? डेबिट से। तो मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स नाम, और क्योंकि यह सेल हुई है तो विक्रय खाते से मतलब विक्रय खाता क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, विक्रय खाता सदा ही क्रेडिट हुआ है और क्रय खाता डेबिट। चलिए देख लेते हैं। मोहन ब्रदर्स को क्योंकि आपने सामान बेचा तो मोहन ब्रदर आपकी परिसंपत्ति बना, तो मोहन ब्रदर्स डेबिट और विक्रय खाता क्रेडिट।
आगे बढ़ते हैं। रोकड़ विक्रय, क्या अर्थ है इन शब्दों का? रोकड़ विक्रय, इसको हम कैश सेल्स कहेंगे। सामान बिका और उसके लिए कैश की प्राप्ति भी हुई, रोकड़ की प्राप्ति भी हो गई है। सामान बिका और रोकड़ की प्राप्ति भी हुई, तो बड़ी सीधी सी बात है, रोकड़ की प्राप्ति अर्थात परिसंपत्ति का बढ़ना। रोकड़ खाता डेबिट और विक्रय तो सदा ही क्रेडिट हुआ, तो प्रविष्टि बनती है रोकड़ खाता नाम विक्रय खाते से। रोकड़ खाता नाम विक्रय खाते से। आशा करता हूं यह नियम अब आपके दिमाग में एकदम पक्के हो चुके हैं। 25 जून, गुलमोहर हाउस को नगद भुगतान। आप अगर अपनी पुरानी प्रविष्टि ध्यान करें, आपने गुलमोहर हाउस से कुछ माल खरीदा था, अब आप उसका भुगतान करते हैं। गुलमोहर हाउस आपके लिए एक देनदारी था, अब आप उसका भुगतान कर रहे हैं। भुगतान करने से वह देनदारी खत्म हो जाएगी और देयता खाते जितने भी लायबिलिटी अकाउंट थे वह बढ़ते क्रेडिट से हैं और घटते डेबिट से हैं। गुलमोहर हाउस वही है। जैसे ही हम गुलमोहर हाउस को भुगतान कर देंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। गुलमोहर हाउस कम, और जब भी लायबिलिटी घटी है हमने उसको डेबिट करा है। गुलमोहर हाउस डेबिट, और क्योंकि हमने भुगतान किया, हमारे यहां से कैश गया, तो रोकड़ खाता क्रेडिट, रोकड़ खाते से। अट्ठाईस जून, मोहित ब्रदर्स से चेक प्राप्त हुआ। आपने पुरानी एंट्री में मोहित ब्रदर्स को माल बेचा था, और मोहित ब्रदर्स को अगर हमने माल बेचा तो वह हमारी लेनदारी है, परिसंपत्ति। अब जैसे ही हमने उससे चेक लिया तो वह हमारी लेनदारी नहीं रहता है, परिसंपत्ति में कटौती, क्योंकि परिसंपत्ति में बढ़ोतरी मतलब डेबिट, कटौती मतलब क्रेडिट। अब क्योंकि हमने सामान को बेचने के बाद पैसे लिए हैं, तो रोकड़ का आना हुआ, परिसंपत्ति का बढ़ना हुआ, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? क्योंकि रोकड़ आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अर्थात रोकड़ खाता नाम, और यह पैसा मोहित ब्रदर्स से आया है, तो मोहित ब्रदर्स से। अब यहां रोकड़ नहीं, हमने चेक लिया, तो बैंक खाता नाम मोहित ब्रदर्स से। आगे बढ़ते हैं। वेतन का नगद भुगतान। आपका व्यवसाय है तो जाहिर सी बात है आपके व्यवसाय में कुछ लोग तो कार्यरत होंगे ही। अब आप उनको वेतन भी देते हैं। वेतन दिया आपने 6,000 रुपये, वो भी नगद भुगतान। वेतन देना एक खर्चा है, व्यय, और सभी व्यय डेबिट, सभी एक्सपेंसेस डेबिट, अर्थात वेतन खाता, और रोकड़ से जाने के कारण रोकड़ खाता क्रेडिट। जब रोजनामचा एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में भेजा जाए, उसके शेष को, डेबिट और क्रेडिट के दोनों के ही शेष को अगले पृष्ठ में भेज दिया जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में 4 लाख रुपए को पीछे से आगे लाया गया है। आप भी जब रोजनामचा बनाते हुए एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे पहुंचें, तो सभी से निवेदन है वह उसकी कुल राशि को दूसरे पृष्ठ पे पहुंचा दें, जैसे कि आपकी पुस्तक में आपने देखा। तो देखिए, इन सभी प्रविष्टियों को करने के बाद हमने रोजनामचा तो पूरा कर लिया, और अगला जो हमारा कदम है वह है बही खाता बनाना। और बही खाते के लिए यह बात सुनिश्चित की थी कि हर नाम के लिए हम एक अलग खाता खोलेंगे। तो चलिए यह देखते हैं कि सबसे पहला खाता कौन सा खुलने वाला है। उदाहरण के अनुसार सबसे पहला खाता
जो आने वाला है वह है रोकड़ खाता। रोकड़ खाते को खोलने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि खाते बनते कैसे हैं। आप देख सकते हैं कि एक रोकड़ खाते के साथ मैंने तिथि, विवरण, पृष्ठ संख्या, राशि, यह एक डेबिट साइड बनाई। ठीक इसी तरीके से तिथि, विवरण, पृष्ठ संख्या और राशि, यह आपकी क्रेडिट साइड बनी। चाहे खाता रोकड़ हो, पूंजी हो, व्यय हो, क्रय हो, विक्रय हो, सभी खाते इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और अब हम रोज नामचे से इसमें प्रविष्टियों को भेजेंगे। चलिए सीखते हैं। पहला खाता रोकड़ खाता। नाम रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाते के डेबिट में 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, रोकड़ खाते के डेबिट में 2 लाख। रोकड़ खाता 2 लाख रुपए से डेबिट किया गया। रोकड़ खाता 2 लाख रुपए से नाम किया गया। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ है जहां पे भी आपने रोकड़ खाता बनाया है उसकी डेबिट साइड पे 2 लाख रुपए भेजे जाएं। 2 लाख रुपए रोकड़ खाते के डेबिट में भेजे गए। परंतु ये 2 लाख रुपए आए कहां से? तो इसका जवाब है उसी एंट्री में दूसरा नाम पूंजी की वजह से आए। तो विद्यार्थियों, आप एक बात को सुनिश्चित करिएगा, जब आप रोकड़ खाता बनाते हैं तो विवरण में आप रोकड़ नहीं लिखेंगे, परंतु जब आप पूंजी खाता बनाते हैं तो आप वहां पूंजी नहीं लिखेंगे। तो सवाल उठता है क्या लिखेंगे? तो जवाब है आप दूसरा नाम लिखेंगे। जब मैंने कहा रोकड़ खाता डेबिट 2 लाख से, तो आपने राशि में 2 लाख रुपए लिख दिए, परंतु विवरण में आप देख सकते हैं हमने दूसरा नाम पूंजी लिखा। तो कुछ इस तरह मैंने रोकड़ खाते की शुरुआत करी। तो आइए देखते हैं पूरे रोज नामचे में और कहां कहां रोकड़ खाते का जिक्र हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम जो सबसे पहला नाम है उसी का बही खाता बना देंगे। पहला नाम मिला रोकड़ मतलब कैश, तो आप पूरे रोज नामचे में यह ढूंढिए कि रोकड़ कहां कहां डेबिट और कहां कहां क्रेडिट हुआ। सबसे पहली प्रविष्टि रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता नाम 2 लाख से। हमने रोकड़ खाते में 2 लाख को पहुंचा दिया। चलते हैं वापस रोज नामचे पे, और यहां 8 जून को रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ 80,000 से। किस वजह से? बैंक की वजह से। रोकड़ खाता 80,000 से क्रेडिट हुआ। रोकड़ खाते की क्रेडिट साइड 80,000 से राशि लिखी गई, परंतु किस वजह से? विवरण में हम क्या लिखने वाले हैं? 8 जून को बैंक की वजह से ऐसा हुआ। और इस तरह मैंने रोकड़ खाते में दूसरी एंट्री करी, दूसरी प्रविष्टि करी। अब तीसरी रोकड़ की प्रविष्टि हमें रोज नामचे में ढूंढनी है। 22 जून को रोकड़ खाता 15,000 से डेबिट किया गया, परंतु वह विक्रय खाते की वजह से डेबिट किया गया। रोकड़ खाता डेबिट किया गया, रोकड़ खाता नाम 15,000, रोकड़ खाता नाम 15,000, विक्रय के कारण 15,000 राशि में, विवरण में विक्रय। तो विद्यार्थियों, आप यह तो जान गए कि किस तरीके से रोकड़ खाते के अंदर प्रविष्टियां भेजी जाती हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 25 जून को
एक और प्रविष्टि देखूं तो वह गुलमोहर की वजह से हुई जिसको हमने भुगतान किया और वह क्रेडिट साइड पे लिख दी गई। अब इसी तरीके से आप सभी अलग अलग नाम के खातों को खोलते जाइए और डेबिट और क्रेडिट में चीजें भेजते जाइए। जो भी खाता डेबिट हो रहा है वह डेबिट साइड पर ही जाएगा और दूसरा खाता जिस भी तरह से क्रेडिट हो रहा है वह क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, परंतु विवरण में जो नाम आएगा वह दूसरा नाम होगा। इस तरीके से आप सभी खाते मतलब बही खाते बना सकते हैं। रोज नामचे और बही खाते की प्रक्रिया को सीखने के बाद अभिलेखन की एक और प्रक्रिया मैं सिखाना चाहूँगा, जो है समीकरण। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 8 लाख रुपए रोकड़ और 50,000 रुपये स्टॉक से करी। 8 लाख रुपए रोकड़, 50,000 रुपये स्टॉक, वह उसकी पूंजी कहलाया। यह समीकरण हम पहले भी सीख चुके हैं कि परिसंपत्तियां देयताएं और पूंजी का योग होती हैं। तो यह योग हमेशा ही बराबर होना चाहिए, जिस तरह से गणित में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं। इसी तरीके से लेखा शास्त्र में परिसंपत्तियां बराबर देयताएं जमा पूंजी। अब यह समीकरण हमेशा ही बराबर आएगा। जैसे अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि 3 लाख रुपए का प्लॉट व मशीनरी लिए जाते हैं, जिसमें से 15,000 रुपये अभी भुगतान किया जाता है और 2,85,000 का भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं 3 लाख रुपए का प्लांट मशीन या कोई प्लॉट खरीदना एक परिसंपत्ति है, तो यह परिसंपत्ति की साइड लिख दिया जाता है। और क्योंकि हमने सिर्फ 15,000 रुपए का भुगतान करा है तो उसकी कटौती रोकड़ में से कर दी जाएगी। अब 2,85,000 रुपए जो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, अर्थात देयताएं, उसको हम दूसरी साइड देयताएं में लिख देते हैं। और इस तरीके से यहां भी हम द्विअंकन की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और इसे कहते हैं समीकरण। विद्यार्थियों, तो मैं इस सत्र का यहां अंत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा और अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में अपनी पाठ्य पुस्तक से इसी तरीके के सवालों का लगातार अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।